और उस वक्त भी जब ये जुलाई के इंतखाबात के बाद ये जीत गए और इनकी हुकूमत बनने के इम्कानात पैदा हुए, उस वक्त भी तो असद उमर सबसे पहले इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड ही फेल्ड टू डिलीवर। वो काम नहीं कर पाए। 8-10 माह इस हुकूमत से ये फैसला नहीं हुआ कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना। उसकी हमने तबाहकारी अपने एक्सचेंज रेट के ऊपर होते हुए देखी। एक्सचेंज रेट इनको 123-24 पे मिला था, इसहाक डार ने उसको 104 पे फ्रीज़ करके रखा था और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि 104 पे क्योंकि फ्रीज़ करके रखा हुआ है, इसको नीचे नहीं लाए, इसलिए सबसे बड़ी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह बनी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। फिर ये हुकूमत आई और असद उमर साहब के वक्त से ही इसकी डिवेल्यूएशन शुरू हुई। फिर हमने एक नए गवर्नर स्टेट बैंक लाए और हफीज़ शेख को असद उमर को हटा के लाया गया। लेकिन एक हमारा जो डिज़ास्टर किस्म की अप्रोच थी ना, डिज़ास्टरस अप्रोच, वो जारी रही। इकॉनमी के ऊपर आपको एक विजन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्ट्रेटजी चाहिए होती है, इंटेंट चाहिए होती है और डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए होती है, वो नहीं थी। रुपया 170 को टच करके अब 154 पे आया हुआ है। 170 और 154, अंदाज़ा करें कि ये जो फ्लक्चुएशन है इसके अंदर मुल्कों पे कर्ज़ों का बोझ और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की होगी, उनके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बरामदात हमारी नहीं बढ़ पाई, पहले से कम हो गई। जो टैक्स रेवेन्यू 3800 अरब रुपए PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी, जो करप्शन में भी उनके बड़े बड़े नाम थे, मेट्रोज बनाई, ये किया और बड़ किकबैक्स के उनके ऊपर एलिगेशंस थी, लेकिन 3800 बिलियन रुपीज़ की टैक्स रेवेन्यू हमारी नेशनल किटी के अंदर वो छोड़ कर गए। 2.5 साल के अंदर पिछले साल 100 अरब का इन्होंने इजाफा दिखाया हफीज़ शेख ने, और वो उसके लिए एक बाकायदा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की है इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज कोरोना वालों के लिए ऐलान किया और कहा कि हम 100 अरब रुपए जो एक्सपोर्टर का रिफ़ंड है वो भी देंगे। इन्होंने 100 अरब रुपया पहले एक तरफ एक्सपेंडिचर में डाला और उस तरफ टैक्स वालों का पैसा 100 अरब रुपया ऊपर करके दिखा दिया। तो बेसिकली फिगर फजिंग करके 100 अरब की इजाफा दिखाई, नहीं तो अभी तक हम 3800 अरब पे बैठे हुए हैं। तो ये परफॉर्मेंस है हमारे वज़ीरों की वजारत के अंदर। नदीम बाबर साहब एक और केस है। हुकूमत में बैठे हुए वो पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के बड़े प्लेयर भी थे और पावर का बड़ा क्राइसिस भी आता है पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और ख़ुद प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, बैठे हुए हैं हुकूमत में, वज़ीर भी हैं, जिसको इमरान खान तनकीद करते थे कि आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते, आप हुकूमत में बैठ के कारोबार करें, जो शरीफ फैमिली करती थी, जो आसिफ अली जरदारी करते थे। तो आप हुकूमत में बैठे कारोबार भी कर रहे हो और वज़ीर भी हुकूमत भी चला रहे हो, तो दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। तो वो भी इनके साथ थे। चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल। और एक मेरा मशवरा है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि जितने लोगों को इन्होंने सैक किया है, नदीम बाबर हो, शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट हो या गंदम क्राइसिस की रिपोर्ट हो, पेट्रोलियम मसनूआत की रिपोर्ट हो, अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों को सज़ा दिलवा दें। नहीं तो बाद में जब नैब के केसेस बने तो जो भी नई हुकूमत होगी वो विच हंटिंग में ये नहीं देखेगी कि नदीम बाबर का कसूर था या किसी और का कसूर था। वो सीधे आएंगे और कहेंगे ये प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कैबिनेट के वज़ीर, सारों को नैब के रगड़े में लाओ। तो इनके लिए मेरा मशवरा ये है कि जो ज़िम्मेदार है उसका आज तयन कर लें, आज टुडे। अगर इसको पोस्टपोन करेंगे तो पोस्टपोन करने की सज़ा बहुत बुरी होती है। 55 कंपनियां जो पंजाब ने बनाई थी उनका अब नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन हमारे बाबा रहमत 55 कंपनियों के ऊपर कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी। जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स थे वो उनका भी आज तक कुछ नहीं बना, लेकिन उसके नतीजे में कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है कि जितने उनके दौर के बड़े बड़े स्कैंडल हैं, अद्वियात से शुरू होकर, शुगर से शुरू होकर, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, आधा आप रख लें आधा हम रख लें, जो जो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने शुगर सब्सिडी दी उनका आज पकड़ लें, आज सज़ा दे लें, ताकि ये केस क्लोज हो जाए। अगर खुला छोड़ा तो कल के वो विच हंटिंग का सिलसिला जो आज जारी है वो कल भी जारी रहेगा।